नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप जी की गुरुजी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने पिछली क्लास में एमओटी को कंप्लीट कर दिया था। हमने पिछली क्लास में एमओटी की परिभाषा, एमओटी के नियम, एमओटी की शर्तें, एमओटी के एग्जाम्पल व विभिन्न परमाणुओं के एमओ डायग्राम बनाना सीखा था। अगर दोस्तों आपको किसी भी परमाणु का एमओ डायग्राम बनाने में समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, हम आपका समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो क्लास होने वाली है ये यूनिट सेकंड की लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, जो टॉपिक है द्विध्रुव आघूर्ण। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यूनिट कंप्लीट होते ही संपूर्ण यूनिट के नोट्स टेलीग्राम पर डाल देते हैं। तो आज हम यूनिट सेकंड के भी नोट्स टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर नोट्स डाउनलोड कर लेना और उनकी फोटोकॉपी निकलवा लेना या फिर उनको अपने नोटबुक में उतार लेना, वो आपकी इच्छा है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी से। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में बोले तो डाइपोल मोमेंट। दोस्तों, आपने 11वीं और 12वीं क्लास में द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको इसको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। सेम जो हमने वहाँ पढ़ा था वही यहाँ पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा लेवल अप होगा, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, किसी परमाणु का द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकालते हैं, इन सभी को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम द्विध्रुव आघूर्ण की बेसिक नॉलेज देखते हैं, फिर इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसका हम सूत्र देखेंगे। तो दोस्तों, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि किसी अणु की ध्रुवता बोले तो पोलरिटी को द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में मापा जाता है। मतलब कि किसी भी अणु की ध्रुवता होती है ना, वो इसकी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है द्विध्रुव आघूर्ण एक दिशात्मक राशि होती है। दोस्तों, आपने 11वीं क्लास में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश राशि होती है जिनकी कोई निश्चित दिशा होती है, अदिश राशि होती है जिनकी कोई दिशा नहीं होती है। तो दोस्तों, अपना द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, क्योंकि दोस्तों एक निश्चित दिशा में गमन करता है। और इसकी दिशा क्या होती है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर जाता है। मतलब कि दोस्तों, कोई ए और बी परमाणु है, ए की विद्युत ऋणता कम है और बी की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण ए से बी की तरफ गमन करेगा, क्योंकि दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर जाता है। अब हम दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र देखते हैं। तो दोस्तों, द्विध्रुव आघूर्ण को हम म्यू से दर्शाते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र होता है E इंटू आर। यहाँ ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और आर यहाँ होता है बंद दूरी। बंद दूरी क्या होती है कि दो परमाणुओं के बीच की दूरी बंद दूरी कहलाती है। ओके दोस्तों, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र होता है म्यू इक्वल ई आर, ई इंटू आर। ओके दोस्तों, अब इसकी हम परिभाषा बनाते हैं इस सूत्र के थ्रू। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा हो जाएगी आवेश व दो परमाणुओं के मध्य की बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या परिभाषा बनाएगी, आवेश व दो परमाणुओं के मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण सूत्र होता है ई इंटू आर। यहाँ ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश और आर यहाँ पर है बंद दूरी। ओके दोस्तों, अब हम द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण को मापने के लिए किस इकाई का यूज करते हैं। तो दोस्तों, द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट होती है डिबाई, जिसको हम डी से दर्शाते हैं, और एक डिबाई होता है 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो दोस्तों, आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा कि एक डिबाई इक्वल 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर होता है। ये दोस्तों हमने द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, इसके सूत्र, वैसे कुछ मेन पॉइंट देखे हैं। अब दोस्तों, हम तीन मुख्य बिंदु देखने वाले हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के संबंधित हैं, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से समझना। तो हमारा नोट नंबर 1 है कि सहसंयोजक बंध से जुड़े परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर बढ़ने से द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है कि द्विध्रुव आघूर्ण तब बढ़ेगा जब विद्युत ऋणता बढ़ेगी, यानी कि विद्युत ऋणता बढ़ने पर द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ता है। ये अपना पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। दूसरा पॉइंट है कि CH4 बोलते मीथेन, CCl4, BF3 आदि सममित अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। दोस्तों, आप एक बात याद रखना कि जिन भी अणुओं में सममिति पाई जाती है ना, उन सभी अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य ही होता है।
तो यहाँ पर दिए गए एग्जाम्पल CH4, CCl4 और BF3 में सममिति प्रेजेंट है, इसलिए इनका द्विध्रुव गुण बोले तो म्यू 0 होगा। ओके दोस्तों, आपके सामने इन तीनों एग्जाम्पलों की संरचना बनाई हुई है। ये CH4 की संरचना है, ये अपनी CCl4 की संरचना है और ये अपनी BF3 की संरचना है। इन सभी का द्विध्रुव गुण अपना शून्य है, क्योंकि दोस्तों इनमें सममिति प्रेजेंट है। अब हम तीसरा नोट देखते हैं। तो अपना नोट नंबर 3 है कि ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, मेटाडाइक्लोरोबेंजीन और पैराडाइक्लोरोबेंजीन के द्विध्रुव गुण घटनाक्रम निम्न है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा द्विध्रुव गुण ऑर्थो का होता है, उससे कम मेटा का होता है और उससे कम पैरा का होता है। यानी सबसे ज़्यादा ऑर्थो, उससे कम मेटा और उससे कम पैरा। ओके दोस्तों, ये आप पॉइंट याद रखना कि द्विध्रुव गुण सबसे ज़्यादा ऑर्थो वाला का होता है, उससे कम मेटा वाले का होता है और सबसे कम अपना पैरा वाले का होता है। ये द्विध्रुव गुण से संबंधित 3 पॉइंट थे। अब दोस्तों अगर एग्जाम में एग्जामिनर द्विध्रुव आगुण का सवाल पूछ रहा है तो वो ये सवाल ही पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। वो सवाल पूछेगा कि NH3 का द्विध्रुव आगुण NH3 की अपेक्षा अधिक होता है, क्यों? कारण बताइए। ये आपका 2 या 3 नंबर का सवाल पूछ सकता है। तो हम इसका कारण देखते हैं कि NH3 में द्विध्रुव गुण अधिक होता है और NH3 में कम होता है। इसका कारण बताना है कि NH3 में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की अपेक्षा कम होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप याद रखना कि किन किन तत्वों की विद्युत ऋणता अधिक होती है। तो इसका सूत्र होता है FON, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है और इनमें भी फ्लोरीन की सबसे अधिक, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। तो हो जाएगा FON कर। तो क्या लिखा है कि NH3 में हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की अपेक्षा कम होती है। इस कारण नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध की द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नाइट्रोजन पर स्थित लोनिपर की द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के समान होती है। इस कारण NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। यहाँ लिखा है कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक है और हाइड्रोजन की कम है। तो दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी अपनी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर। और ये दोस्तों एक जायज़ बात भी है, क्योंकि दोस्तों कम विद्युत ऋण से अधिक विद्युत ऋण हो जा रही है, तो ये अपना इसका द्विध्रुव गुण अधिक होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि विद्युत अधिक होने पर द्विध्रुव गुण बढ़ता है। और यहाँ पर दोस्तों जायज़ विद्युत बढ़ रही है, क्योंकि दोस्तों हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की ओर गमन कर रहा है। ओके, अब लिखा है कि जबकि NH3 में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन अपेक्षा अधिक होती है, यानी फ्लोरीन की अधिक होती है नाइट्रोजन की अपेक्षा, जिससे नाइट्रोजन फ्लोरीन बंध की द्विध्रुव गुण की दिशा फ्लोरीन की द्विध्रुव गुण की विपरीत हो जाती है। इस कारण NH3 में द्विध्रुव गुण कम हो जाता है, यानी द्विध्रुव गुण और लोन की दिशा आपस में विपरीत हो जाती है, क्योंकि दोस्तों यह नाइट्रोजन की विद्युत कम होती है, फ्लोरीन की अधिक होती है। आपके सामने दोनों को स्ट्रक्चर बना रखा है कि ये अपना NH3 का स्ट्रक्चर है और ये अपना NF3 का स्ट्रक्चर है। यहाँ दोस्तों नाइट्रोजन की विद्युत अधिक है हाइड्रोजन की अपेक्षा, इसलिए दोस्तों ये द्विध्रुव गुण नाइट्रोजन को गमन कर रहा है और लंड इधर की और दिशा में है। और यहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन की विद्युत कम है, किसकी अपेक्षा? फ्लोरीन की अपेक्षा। इसलिए दोस्तों द्विध्रुव गुण तो अपना नाइट्रोजन से फ्लोरीन जा रहा है, लेकिन दोस्तों अपना फ्लोरीन से नाइट्रोजन को आ रहा है, विपरीत दिशा हो गई, इसलिए इनका द्विध्रुव गुण कम हो जाता है। ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछेगा द्विध्रुव गुण क्वेश्चन पूछता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं कि यहाँ नोट लिखा है कि द्विध्रुव गुण की सहायता से किसी संयोजक बंध में उत्पन्न प्रतिशत आयनिक गुण को ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि द्विध्रुव गुण की सहायता से हम किसी भी संयोजक गुण में उत्पन्न जो प्रतिशत आयनिक गुण होते हैं उनको हम ज्ञात कर सकते हैं। और उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है कि प्रतिशत आयनिक गुण इक्वल म्यू प्रेक्षित अपॉन म्यू प्रकलित इंटू 100। आपको दोस्तों क्वेश्चन में म्यू प्रेक्षित व म्यू प्रकलित का मान दिया हुआ मिलेगा और आपको प्रतिशत आयनिक गुण पूछेगा, या फिर दोस्तों कहीं 2 का मान दिया हुआ मिलेगा और तीसरे का मान पूछेगा। तो आप ये सूत्र याद रखना, इस सूत्र से आप क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन थ्रू समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि HCl अणु का द्विध्रुव गुण 1.08 है, इसकी बंध लंबाई का मान 1.27 एंगस्ट्रॉम हो तो HCl अणु में उत्पन्न आयनिक गुण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम प्रतिशत आयनिक गुण याद करने हैं। तो दोस्तों हमारा सूत्र पता है कि प्रतिशत आयनिक गुण इक्वल म्यू प्रेक्षित अपॉन म्यू प्रकलित इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ पर हमें
किन किन का मान दे रखा है कि यहाँ पे तो हमारे म्यू प्रेक्षित का मान दिया हुआ है 1.08 डिवाई को हम चेंज करेंगे, तो उसको चेंज करने के लिए हम 10 की पावर माइनस 18 गुणा करेंगे, तो 1.08 गुणा 10 की पावर माइनस 18 ये इंटू सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, एक मान हमारे पास दिया है, तो हम म्यू प्रैक्टिकल का मान याद करेंगे, तो दोनों का मान सूत्र में रखकर हम आयनिक गुण निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर म्यू प्रैक्टिकल का मान दिया हुआ नहीं, लेकिन हम म्यू प्रैक्टिकल का मान याद कर लेंगे। किस प्रकार याद करेंगे, हम जानते हैं कि म्यू प्रैक्टिकल इक्वल इलेक्ट्रॉन प्रवेश इंटू बंध लंबाई होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश तो हमें याद रखना पड़ेगा। किसी परमाणु के लिए हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 10 ESU रख लेंगे। ओके दोस्तों, और यहाँ बंध लंबाई दोस्तों आपको दी रखी है कि 1.27 एंगस्ट्रम। 1.27 एंगस्ट्रम को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1.27 गुणा 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इन दोनों का मान रखेंगे कि इन दोनों का मान रखेंगे कि 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू 1.27 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ये अपना म्यू प्रैक्टिकल का मान हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे, तो अब इनका मान हम इस सूत्र में रख देंगे, जो आयनिक गुण याद करने का सूत्र है। तो इसमें इसका मान रखेंगे कि प्रतिशत आयनिक गुण, तो म्यू प्रेक्षित का मान तो हमें दिया हुआ था, वो सेम लिख देंगे। और म्यू प्रेक्षित का मान हमने याद किया था, किस प्रकार याद किया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और बंदूरी आपस में मल्टीप्लाई करके मान याद किया था, वो हम यहाँ सेम लिख देंगे और गुणा 10 से हम कर देंगे सूत्र के अनुसार। इनको जब हम सोल्व करेंगे तो अपना प्रतिशत आयनिक गुण 17.73 आता है, ये अपना आंसर है। ओके दोस्तों, ये हमारा द्वितीय गुण कंप्लीट होता है। द्वितीय गुण अपने सिलेबस में इतना ही है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी यूनिट भी कंप्लीट होती है। अगर दोस्त आपको यूनिट में किसी भी टॉपिक में समस्या है तो आप हमें कमेंट करके बता दें। वे टेलीग्राम पर हमने नोट्स डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर लेना। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, राम राम।